गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग साइटोकाइनिन के जैव संश्लेषण, जैव अवमापन, उसकी क्रिया विधि और लास्ट उसके प्रभावों की बात कर रहे थे। एंड फोर्थ आपका हार्मोन आता है इथाइलिन। इथाइलिन हमने शुरुआत जब की थी यहाँ पर, तो हमने दो ग्रुपों के अंदर हार्मोन्स को बांटा था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धिकारी या वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन थे इथाइलिन, और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि निरोधक हार्मोन थे। तो जब कोई लगातार भाग रहा है तो उसको पुश करने वाला, चेन पुलिंग करने वाला भी तो चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों हार्मोन कैसे हैं? वृद्धि निरोधक या वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है। इथाइलिन जो गैस होती है, क्योंकि अकेला एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस में मिलता है? गैसियस अवस्था में, जो गैस फॉर्म में मिलता है। अकेला हार्मोन है जो केवल कैसा मिलता है? गैस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हम इतना भी जानते हैं कि इथाइलिन जो गैस है वो कैसी है? प्रदूषण फैलाने वाली, प्रदूषण या कारक गैस है। इथाइलिन की कंसंट्रेशन अगर वातावरण में अधिक है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर अधिक है तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। किसके कारण? इथाइलिन के कारण। तो ये प्रदूषक गैस होती है। अब ये प्रदूषक गैस अत्यल्प अवस्था में भी, क्योंकि जब हम मात्रा इसकी देखेंगे तो इसकी मात्रा हम पीपीएम में देखेंगे। इसकी मात्रा किसमें होगी? पीपीएम में। तो ये बहुत कम मात्रा में, अत्यल्प अवस्था में भी, अत्यल्प अवस्था में या अत्यल्प मात्रा में जो फल होते हैं, या फिर कहें कि यहाँ परिपक्वन का कार्य करती है मात्रा में, ये मैचुरेशन का कार्य करती है। अत्यल्प मात्रा में भी ये किसका कार्य करेगी? यहाँ पर मैचुरेशन का कार्य करेगी, परिपक्वन का कार्य करेगी। बात करते हैं इसकी खोज की। खोज कब हुई, कैसे हुई, क्या मैटर रहा इसका? तो 19वीं सदी के अंदर अपने इंडिया को तो छोड़ो, फॉरेन्स में जहां सर्दी अधिक पड़ती है वहां सड़कों के किनारे कोयले के लैंप जला करते थे नाइट के टाइम। क्योंकि आजकल तो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में लाइट है, लाइट जल जाती है। लेकिन 19वीं सदी में जब तक हमारे यहाँ बिजली की खोज नहीं हुई थी, फॉरेन्स में भी नहीं थी, अपने भी नहीं थी, तो सड़कों के किनारे कोयले के लैंप जलाए जाते थे। जहां सड़कों के किनारे कोयले के लैंप होते थे उसके आसपास जितने भी वृक्ष थे, उन वृक्षों को हानि होने लगी। वो वृक्ष जल्दी क्या होने लगे? मैचुरेशन होने लगा, उनके अंदर विल्गन की प्रोसेस होने लगी, उनके विभिन्न प्रकार की, जैसे फलन की प्रक्रिया है, फल टाइम से आने से पहले ही झड़ जाते थे, पत्तियां मैच्योर नहीं होती थी, उससे पहले झड़ जाती थी। तो यहाँ पर उनको हानि होने लगी, क्षति होने लगी। तो फिर यहाँ पर दिमाग में आया कि भाई ऐसे कार्य क्यों हो रहे हैं? जो सड़क के किनारे वृक्ष हैं ये प्रभावित क्यों हो रहे हैं, अन्य क्यों नहीं हो रहे? तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है डीएन नेल्जुवो। डीएन नेल्जुवो। इस डीएन नेल्जुवो ने यहाँ पर इस जो भी घटना घटी थी, इस सब का रीजन इथाइलिन को बताया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लैंप जल रहे हैं, कोयला जो जल रहा है, इस कोयले से इथाइलिन गैस निकलती है। ये इथाइलिन गैस यहाँ आसपास जो प्लांट प्रेजेंट हैं, जो प्लांट उगे हुए हैं, उनको क्या करती है? ये हानि पहुंचाती है। तो इस चीज को सबसे पहले किसने बताया था? डीएन नेल्जुवो ने। इसके बाद में इसको इन्होंने इसकी ये चीज बताई थी कि ये जो चीज है, जो इथाइलिन है, वो क्या है? यहाँ ये वृद्धि निरोधक है, ये वृद्धि निरोधक है। इसके बाद में कॉल्जिन्स ने पता लगाया। कॉल्जिन्स ने पता लगाया। कॉल्जिन्स ने क्या देखा कि जो संतरे के गोदाम थे, संतरे के, इन संतरे के गोदामों में जो केला रखी थी, गोदामों में जो केला रखी थी, ये केला क्या हो गई? परिपक्व हो गई, परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई। क्योंकि केला को जब पादपों से अलग किया जाता है तो कैसे किया जाता है? कच्ची केलाओं को हटाया जाता है, हरे रंग में होती हैं वो, तब उनको पृथक किया जाता है, उनको पीछे पकाया जाता है। अब संतरे के गोदाम में, अब संतरा पका हुआ है तो इथाइलिन गैस वहां से विमुक्त होगी, रिलीज होगी वहां से, क्योंकि गैसियस अवस्था में
ये तो विसरण के द्वारा विमुक्त हो जाती है। तो यहाँ संतरे के गोदामों में केला का परिपक्वन हो गया। यहाँ कॉन्जेंस ने देखा कि यहाँ तो कुछ और ही हो गया, तो इन्होंने यहाँ इस चीज को बताया कि यहाँ से कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो यहाँ क्या कर रही हैं, केले का परिपक्वन। दूसरे साइंटिस्ट आए थे गने। गने ने बताया फिर इसको फाइनली कि यहाँ इथाइलिन निकलती है, जो यहाँ जिसकी वजह से परिपक्वन होता है वो इथाइलिन गैस है, जो कहां से निकल रही है, इस गोदाम में से। और इस गोदाम में से निकल के क्या कर रही है, केले का परिपक्वन कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल वितरण की। जितने भी हायर प्लांट हैं, जितने भी हायर प्लांट हैं सभी में उपस्थित होगी। कब, परिपक्वन पर। परिपक्वन पर। जब तक परिपक्वन नहीं है तब तक इथाइलिन नहीं है, लेकिन जैसे ही परिपक्वन हो जाएगा तब ये यहां पर क्या होगी, इथाइलिन प्रेजेंट होगी। बैक्टीरिया, कवक, फर्न, मॉस, एक ही बात है, सभी के अंदर क्या होती है, ये इथाइलिन प्रेजेंट होती है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, इसका उत्पादन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, पर्व पर, पर्व संधियों पर। जो परिपक्व हो रहे हैं उन फलों में, पत्तियों में, परिपक्व फल, फूल, पर्ण, सभी के अंदर यहाँ कहाँ, इन स्थानों पर क्या होगी, इथाइलिन होगी। अब इसका वितरण कैसे होता है, तो बात करें अगर वितरण की तो विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा। गैस है, गैस अंतरकोशिकीय जो स्थान होते हैं उन अंतरकोशिकीय स्थानों में ये विसरण के द्वारा क्या हो जाती है, पार हो जाती है, निकल जाती है। तो इसका वितरण विसरण के द्वारा होता है। अगर वातावरण में सूखा आ गई, सूखे की कंडीशन आ गई, रोग फैल गया पादपों में कोई, तो वहां भी इथाइलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब कंडीशन किसकी आती है, विल्गन की, समय से पहले मैच्योरेशन की या समय पर मैच्योरेशन की, किसी कोई सी भी प्रोसेस आ जाए सभी कार्यों में क्या होगा, इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अगर सूखा की समस्या आ गई या कोई रोगजनक आकर के पादपों में बीमारी फैला दी, तो सभी कंडीशनों में क्या होगा, यहाँ पर इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैव संश्लेषण, इथाइलिन के जैव संश्लेषण की बात करते हैं। इथाइलिन का जैव संश्लेषण कैसे होता है, तो देखिए इथाइलिन का जैव संश्लेषण के लिए जो इसका पूर्वगामी माना जाता है, इसका जो पूर्वगामी माना जाता है, इसका पूर्वगामी माना जाता है मिथियोनिन अमीनो अम्ल को। मिथियोनिन अमीनो अम्ल, ये माना जाता है कि इसका जैव संश्लेषण मिथियोनिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। यही क्या है, इसका पूर्वगामी है। और मिथियोनिन से किसका निर्माण होता है, इथाइलिन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर इथाइलिन का निर्माण, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसके जैव संश्लेषण में क्या होगा कि जो पूर्वगामी मिथियोनिन अमीनो अम्ल है, ये मिथियोनिन यहाँ पर 5 मिथाइल एडिनोसिन के साथ में एटीपी प्रयुक्त करेगा और 5 एडिनोसाइल मिथियोनिन का निर्माण करेगा, जिसको हम SSM 5SM कहते हैं। यहाँ 5 एडिनोसाइल मिथियोनिन का निर्माण करेगा। अब ये 5 एडिनोसाइल मिथियोनिन ACC सिंथेटेज की उपस्थिति में इसका निर्माण कर देगा। यहाँ पर ACC का 2 अणुओं में टूटते हैं, हमारे जो काम का होता है वो कौन सा होता है, ACC। अब ये ACC में से फॉर्मिक एसिड चला जाएगा, CO2 चला जाएगा, अमोनिया निकल जाएगी और ACC ऑक्सीडेज की उपस्थिति में ये किसमें बदल जाएगा, ये यहाँ इथाइलिन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से किसका, इथाइलिन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी क्रिया विधि की, कि यहाँ इथाइलिन की क्रिया विधि क्या है।
क्रिया विधि कैसे होती है इसकी, कैसे एथाइलिन क्रिया करती है। तो स्टूडेंट्स, एथाइलिन का जो परिपथ है कार्य का, वो एक ना होकर के एक से अधिक है। यहाँ एथाइलिन पादपों में ऑक्सीकृत अवस्था में होती है क्रिया विधि। ये कैसी अवस्था में पाई जाती है? ऑक्सीकृत अवस्था में। ऑक्सीकृत अवस्था में होती है और एक से अधिक परिपथों में कार्य करती है। एक से अधिक परिपथों में कार्य करती है। यहां इसके एक से अधिक परिपथ होते हैं जिसके अंदर एथाइलिन कार्य करती है। यहां पर ये क्या होती है कि जो वाहक होते हैं, यहां जो विशिष्ट ग्राही अणु होते हैं, विशिष्ट ग्राही अणु होते हैं, इसके लिए किसका कार्य करते हैं? वाहक का। इनसे जाकर के क्या जुड़ जाती है? एथाइलिन जुड़ जाती है। इनसे जाके एथाइलिन जुड़ जाती है। इन विशिष्ट ग्राही अणुओं से जुड़ करके ये विभिन्न स्थानों पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में यहाँ पर होता क्या है? जीन अभिव्यक्ति को परिवर्तित कर देती है। जो जीन अभिव्यक्ति होती है, इस जीन अभिव्यक्ति को परिवर्तित करती है। मान लिया कोई सेल के अंदर निर्माण कार्य होता है, परिवर्तन करती है, अभिव्यक्ति में परिवर्तन करती है, निर्माण कार्य होता है, हो रहा है, लेकिन इथाइलिन वहां पर पहुंच गई तो वहां पर क्या होगा? निर्माण कार्य नहीं होगा। फिर क्या होगा? वहां पर जीर्णता से संबंधित घटनाएं होंगी, परिपक्वन से संबंधित घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर फिर ये क्या करेगी? परिपक्वन। कंप्लीट निर्माण से पहले ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिपक्वन स्टार्ट हो जाएगा। जब परिपक्वन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एमआरएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। यहाँ एमआरएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। एमआरएनए का संश्लेषण क्या होगा? बढ़ जाएगा। परिपक्वन के समय यहाँ पर एमआरएनए संश्लेषण बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी एथाइलिन से संबंधित जो जीन्स थी, ये जीन्स सभी क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। सभी जीन्स क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर कंप्लीटली परिपक्वन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जब यहाँ इसकी स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स, एथाइलिन सबसे ज्यादा किसको क्षति पहुंचाता है या सबसे पहले क्रिया किस पे करता है? सेल वॉल पर। दो सेल आपस में किससे जुड़ी हुई होती है? मिडिल लेमिला के द्वारा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिडिल लेमिला के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले इस मिडिल लेमिला को तोड़ा जाता है, फिर सेल वॉल को तोड़ा जाता है, जिससे जो जैसे फल क्या होते हैं, जब तक परिपक्व नहीं होते हार्ड, और परिपक्वन के बाद में क्या हो जाते हैं? वो सॉफ्ट। तो यहाँ पर सॉफ्ट किस लिए होते हैं? मिडिल लेमिला टूट जाती है, सेल वॉल अपघटित होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो सेल एक दूसरे के साथ में टाइटली क्लोज्ड थी, वो कैसे हो जाती हैं? एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। और फल कैसे हो जाते हैं? लसलसे हो जाते हैं। और जो पत्तियां वगैरह हैं, फूल हैं, वो क्या होंगे? यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एथाइलिन का प्रभाव क्या है। एथाइलिन का प्रभाव क्या है? प्रभाव की अगर हम बात करें, प्रभाव, एथाइलिन कहां कहां अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है? तो फल परिपक्वन में, फल परिपक्वन में। अभी आप लोगों को बताया कि सेल वॉल, सेल मिडिल लेमिला को तोड़ेगा, सबको तोड़ेगा तो क्या होगा? फल परिपक्व अवस्था में आ जाएगा। जीर्णता लाना, सेकंड जीर्णता। एथाइलिन की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन अधिक है, या एथाइलिन की कहें कि उपस्थिति है, तो यहाँ पर सेल्स में क्या होगा? एमआरएनए का संश्लेषण बढ़ जाएगा। एमआरएनए का संश्लेषण बढ़ जाएगा तो सेल क्या होगी? जीर्णता के लिए प्रेरित हो जाएगी। यहाँ पर सेल्स के अंदर जीर्णता प्रेरित हो जाएगी, प्रेरित होगी, क्योंकि कुछ टाइम संश्लेषण होगा, उसके बाद में आप लोग को पता होना चाहिए कि जीर्णता जब आने लगेगी तो एमआरएनए, आरआरएनए, न्यूक्लिकम सभी क्या होंगे? कोशिका से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर जीर्णता जैसे जैसे प्रेरित होगी और आने लगेगी तो ये सारी चीजें कोशिका से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती हैं। विलगन को प्रेरित करता है। जीर्णता और विलगन एक दूसरे के भाई बंधु हैं। जब जीर्णता आएगी तो विलगन भी आएगी। यहां से क्लोरोफिल नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आरआरएनए, डीएनए सब नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पर्ण, पुष्प, फल सभी क्या होंगे, पादप से पृथक हो जाएंगे। पादप से पृथक हो जाते हैं। यहाँ ये पादप से पृथक होना स्टार्ट कर देते हैं, अलग होना, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये किसको लाते हैं, विलगन को, क्योंकि अपघटनकारी जो एंजाइम है वो अपघटनकारी एंजाइम या विभिन्न प्रकार के अपघटनों को करेंगे। जीर्णता भी तो ऐसे ही आएगी अपघटनकारी एंजाइमों के कारण। तो यहाँ पे अपघटन से यहाँ विलगन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। प्रसुप्ति का प्रतिकार। प्रसुप्ति का प्रतिकार, अगर ऐसे बीज हैं जिनमें क्या पाई जा रही है, प्रसुप्ति उपस्थित है। प्रसुप्ति उपस्थित है किसमें, सीड्स के अंदर। तो अगर इनको हम क्या दे दें, इथाइलिन, तो इनके अंदर से प्रसुप्ति क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी ये टाइम से पहले मैच्योर कर रहे हैं तो प्रसुप्ति को तो भगा ही सकते हैं। तो यहाँ ये क्या करेंगे, प्रसुप्ति को दूर कर देंगे। तो प्रसुप्ति का क्या करते हैं, ये प्रतिकार करते हैं। मूल वृद्धि। मूल वृद्धि, मूल वृद्धि, मूल में कैसे वृद्धि करते हैं, अगर हम इथाइलिन दें, किसको, रूट को, रूट को इथाइलिन दें तो यहाँ दीर्घीकरण का कार्य होता है। इथाइलिन के द्वारा पर्सनली किसमें, रूट में दीर्घीकरण का कार्य होता है। ये सॉरी रूट में दीर्घीकरण का कार्य रुकता है। दीर्घीकरण का कार्य रुकेगा तो यहाँ पर क्या होगी, जो पार्श्व जो जड़ें होती हैं, पार्श्व जड़ों का निर्माण होगा। यहाँ पार्श्व जड़ों का निर्माण होगा और पार्श्व जड़ों का निर्माण होगा तो इसका आकार या कहें आयतन बढ़ेगा। जड़ का जो क्षेत्रफल है, चौड़ाई है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर इथाइलिन के कारण रूट्स के अंदर क्या होता है, इसकी मोटाई बढ़ती है, पार्श्व वृद्धि को उद्दीपित करती है और साथ ही साथ अपस्थानिक मूलों का निर्माण को प्रेरित करती है। अपस्थानिक जो रूट होती हैं, अपस्थानिक रूट के निर्माण को प्रेरित करती है, निर्माण को प्रेरित करती है। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, इथाइलिन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, पुष्पन। तो ये तो पुष्पन को क्या कर रही है, समय से पहले पुष्पों को तोड़ रही है, तो फिर पुष्पन में क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, इनमें पुष्पन के लिए क्या चाहिए, पुष्पन के लिए इनको अंधकार चाहिए। आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं मैं, इनको अंधकार चाहिए। अगर इनको अंधकार 12 से 15 घंटे नहीं मिला तो इनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी। हमने इनको क्या की, इथाइलिन दे दी, इथाइलिन दे दी। अब क्या होगा कि अगर लॉन्ग डे नहीं, शॉर्ट डे, पुष्पन के लिए अंधकार चाहिए। तो अब क्या होगा, ये अगर एलडीपी वाली अवस्था है, अंधकार क्या है, अंधकार कम मिल रहा है, कम मिला, तो भी इनके अंदर क्या हो जाएगा, पुष्पन। जो लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि लॉन्ग डे प्लांट को लंबी प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। अगर हम एसटीपी प्लांट को इथाइलिन दे दें और इस अवस्था में रखें तो भी इथाइलिन के प्रभाव से क्या हो जाता है, पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।